जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति और हमारा आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। एंड आज के इस पार्ट में हम भारत की संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड मैं यहां पर गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको भारत की चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां पर भारत की चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई लगभग सारी जानकारियां दी गई हैं एंड मैं इन सबको बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, हमारे आज के इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। एंड अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी पॉलिटी की अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 9 तक की अभी तक की आई हुई सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। एंड जैसे जैसे हमारी आगे की क्लासेस आएंगी उनको भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और हम आगे भी बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, रिक्वायरमेंट्स हमें चुनाव की क्यों है, इसको यहां पर बताया गया था। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लेना। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि हमें चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर अगर चुनाव करवाया जाता है तो ही उसे लोकतांत्रिक माना जाएगा। यहां पर कुल 5 शर्तों की बात की गई थी। इसके बाद क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है, अर्थात चुनाव अच्छी चीज है, चुनाव से फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी हमने यहां पर पार्ट 1 में चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लेना। एंड हमारा पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होता है। इसमें आपको सबसे पहले ही समझना है कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आज की इस वीडियो में बताए गए हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ही इस वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट जरूर करना। और अगर एक भी पॉइंट ऐसा रहता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो बेखटक वीडियो को डिसलाइक करना और निगेटिव कमेंट करके आप निकल जाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर है। इससे अच्छा एनसीईआरटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 12,000 रुपए के कोर्सेज में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ खास फीचर्स भी आप जान लीजिएगा। जैसे कि इसमें हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम क्लास रिकॉर्ड करने से पहले चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ निकालते हैं, थोड़ी रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद पूरे चैप्टर को बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन किया जाता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम अलग से फोकस करते हैं और उनको हाईलाइट करके रखते हैं। फिर सभी के स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम खास तरह से हाईलाइट करते हैं, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 24 आवर एक्टिव रहता है, जिससे कि आपके डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर किया जा सके। फिर इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज। देखो, मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक बेटर, इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज यहां पर आपको प्रोवाइड की है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हर एक चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को अच्छा से अच्छा किया जा सके। और यहां पर आप इस चीज को भी समझ लो कि चैप्टर से कितने और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन पर आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। और ये सारी चीजें आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के एक पैकेज में मिल रही हैं। अगर हम फीचर्स के आधार पर देखें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमने इसका प्राइस मात्र 2,900 रुपए रखा हुआ है, जो कि हमारा कॉस्ट रिकवरिंग प्राइस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है, और इसी तरह से क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी।
अच्छा, अगर बात करेंगे कोर्स किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली हमने इसे यूपीएससी वालों के लिए बनाया। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए, तो सिंपली आप सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारा दृढ़ संकल्प ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एंड रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमने ऐप पर ओनली एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अलग से प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अगर आपको ओनली नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स दिया गया, इसके बाद क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी का कोर्स एक हमने रखा हुआ है, और ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी और ओनली ज्योग्राफी के भी कोर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको ओनली क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो सारा कुछ जानकारी दिया गया, एंड यहाँ पर कंटेंट क्या क्या अभी तक प्रोवाइड किया जा चुका है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप कोर्स को सिंपली परचेस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो हमारी मुख्य हेडिंग, या फिर यूं कहें कि एक तरह का प्रश्न दिया गया है कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। अब यहां पर आपको हमारे भारत देश की चुनाव प्रणाली अर्थात चुनावी प्रक्रिया को समझना है। देखो, चुनाव प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई एक या दो नहीं, बहुत से कार्य और चीजें शामिल होती हैं। एंड हमारे आज के इस चैप्टर में यहां पर भारत की चुनाव प्रणाली से जुड़े हुए लगभग सभी कार्यों, विषयों और चीजों के विषय में बताया गया है, जिन्हें आपको एक एक करके समझना है। अब आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे आज के इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर सबसे पहले भारत की चुनाव प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियां दी गई हैं। इसके बाद चुनाव क्षेत्र के विषय में बताया गया, इसमें आपको बेसिकली निर्वाचन क्षेत्रों के विषय में पढ़ना है। इसके बाद आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के विषय में बताया गया कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है एंड इसकी व्यवस्था किस तरह से की गई है। इसी से जुड़ा हुआ हमने एक भारत का नक्शा भी रखा हुआ है, जिससे कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। इसके बाद हम मतदाता सूची पर चर्चा करेंगे, इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है, एंड ये अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट पर एक बम फोड़ा, इसलिए इस पर प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। इसलिए इसे हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल में रखा हुआ है और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पर, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, यानी कि वो नेता लोग जो आगे चल करके मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, इनकी शिक्षा पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। इसलिए यह भी समझना जरूरी है कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है या नहीं है, इस पर संविधान क्या कहता है एंड अन्य लोगों का क्या मानना है। इसके बाद हम चुनाव अभियान पर भी चर्चा करेंगे, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको हमने यहां पर बहुत डिटेल में रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें टू द पॉइंट फैक्चुअल जानकारियां जहां तक ज्यादा दी गई हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम मतदान और मतगणना पर भी चर्चा करेंगे, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम चुनाव में जो पैसा खर्च होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सारे टॉपिक हमारे चुनाव के विषय में यहां पर दिए गए हैं, जिन्हें एक एक करके आपको समझना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले एक प्रश्न दिया जा रहा है कि क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं, अर्थात भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, आप अगर किसी भी देश के चुनाव के बारे में पता करना चाहते हैं कि वहां के चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं है, तो आपको वहां पर यह पता करना होगा कि इस देश में चुनाव किस तरह से होते हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो हमारे यहां पर लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। कितने साल बाद? 5 साल बाद होते हैं। अब यहां पर देखो, हमारे यहां पर एक लोकसभा है, एक विधानसभा है और एक राज्यसभा और है, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन जो विधानसभा है उसके लिए हर 6 साल बाद चुनाव होते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी में हमने लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा इन तीनों के विषय में आपको डिटेल में जानकारी दी गई कि किसमें कितनी सीट होती है, कितने साल में चुनाव होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, तो डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी को पढ़ा होगा, जिससे कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारियां होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अर्थात
जिस दिन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है उसके 5 साल बाद इन सबका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद में जो लोकसभा होती है और विधानसभा होती है इनको भंग कर दिया जाता है, अर्थात ये भंग हो जाती है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। देखो, अगर बहुत बड़ा इलाका होता है, जैसे कि अगर हम देश की बात करें, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं इसमें एक छोटे अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में चुनाव करवाए जाते हैं। और अगर हम बात करें किसी छोटे राज्य की, जैसे कि गोवा ले लो आप, ठीक है, या फिर कोई और राज्य ले लो जो छोटा सा है, तो वहां पर एक ही दिन पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव करवा लिए जाते हैं। ठीक है, तो या तो फिर एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। ठीक है, तो वो चुनाव आयोग अपनी सहूलियत के हिसाब से और कैसे सही ढंग से रहेंगे उस हिसाब से निर्धारित करते हैं। अब जो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं जो एक दिन में या एक छोटे अंतराल में होते हैं, इसे आमतौर पर हम आम चुनाव कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे आम चुनाव कहा जाता है। अच्छा, चुनाव हमारे यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो हो गई ये आम चुनाव, एक होते हैं उपचुनाव। आम चुनाव आपने जान लिए कौन से होते हैं, अब उपचुनाव को भी समझ लो। देखो, कई बार क्या होता है, एक क्षेत्र में चुनाव होता है, केवल एक ही इलाके में, एक विधानसभा की सीट पर या एक सांसद की सीट पर, एक लोकसभा की सीट पर, केवल एक सीट पर चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक सदस्य की या तो मृत्यु हो जाती है या तो वो इस्तीफा दे देता है। अब अगर कोई एक सदस्य की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा हो जाए तो पूरी विधानसभा या पूरी लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है, केवल उस एक व्यक्ति की सीट पर चुनाव करवा लिया जाता है। तो जो एक व्यक्ति की सीट पर चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। अब आज के इस चैप्टर में हम आम चुनाव के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आम चुनाव होता है ठीक इसी तरह से उपचुनाव भी होते हैं। फर्क इतना है कि आम चुनाव जो होते हैं ये पूरे लोकसभा या विधानसभा के लिए होते हैं और उपचुनाव जो होते हैं वो केवल एक सीट के लिए होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और एक एक करके जो यहां पर चुनाव प्रणाली से जुड़े हुए विषय दिए गए हैं इन पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझो कि कहने का मतलब क्या है। तो कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है यह क्षेत्र विशेष पर आधारित है। अब क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली किस तरह से कार्य करती है इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा। जैसे कि मान लो हमारा ये देश है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि देश को चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अर्थात हमने अपने देश को चुनाव के उद्देश्य से कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया है। क्या किया? कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया है। अब जो ये अनेक क्षेत्र हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि ये ए नाम का निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये बी नाम का निर्वाचन क्षेत्र हो गया, ये सी नाम का, ये डी नाम का, ये ई नाम का, ये ई एफ नाम का, ये जी नाम का और ये एच नाम का। ठीक है, तो हमने क्या किया? अपने देश को चुनाव के उद्देश्य से अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अर्थात जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों में हमने अपने देश को डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है, उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले जो मतदाता हैं, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे कि ए नाम के निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। ठीक इसी तरह से अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों के जो मतदाता हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इसी तरह से क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली काम करती है, अर्थात हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से क्षेत्र विशेष पर आधारित जो हमारी ये प्रतिनिधित्व की प्रणाली है कुछ कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। अब जो हमारे देश के लोकसभा चुनाव होते हैं, हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी में आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं या कितने पदों पर चुनाव करवाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे देश में कुल 550 सीटें। आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अभी तक क्या था कि हमारे देश में 550 सीटें हुआ करती थी। इसमें 2 सीटें ऐसी थी जो एंग्लो इंडियंस की थी। एंग्लो इंडियंस वो लोग हैं जो भारतीय और अंग्रेजों की संतान है। देखो, हमारा भारत देश जब गुलाम था तो यहां पर अंग्रेज रहते थे, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज भारत में ही रहे। उन्होंने भारत में शादियां की और बच्चे पैदा किए। तो अंग्रेज और भारतीयों के जो बच्चे थे उन्हें
एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक है, अब वो जब हमारे भारत देश में थे तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी बात रखने के लिए 2 सीटें लोकसभा में रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और जो अंग्रेजों और भारतीयों की संतानें थी उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में ही शादी की और भारतीयों से ही शादी की, और अभी तक इन एंग्लो इंडियंस के जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय हो चुके हैं। इसलिए इन 2 सीटों को अब समाप्त कर दिया गया। पहले इन 2 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो जो 2 सीटें थी एंग्लो इंडियंस की, इन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब कितनी रहेंगी, 550 में से 2 माइनस करोगे तो रहेंगी 548। कितनी हो जाएंगी, 548। इसमें 5 सीटें हैं पीओके की, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर की। हमारे देश की सरकार का कहना यह है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है अर्थात पीओके वाला भाग है वो हमारे भारत देश का ही है। अब वो बात अलग की है कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन जब भी पीओके हमें मिल जाएगा तो हम वहां पर 5 सीटों पर चुनाव करवाएंगे। ठीक है, इसलिए ये 5 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं, इन पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन ये पीओके के लिए रिजर्व करके रखी गई। अगर आप 548 में से 5 माइनस करोगे तो बचेंगी 543। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में 543 सीटों पर चुनाव करवाए जाते हैं लोकसभा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बताया गया है आपको कि लोकसभा चुनाव के लिए वर्तमान समय में, यानी कि अभी हमारे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा के लिए देश को बांटा गया और इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव करवाए जाते हैं। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। इन्हें संसद सदस्य भी कहते हैं और सांसद भी कहा जाता है। ठीक है, संसद सदस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ये संसद की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य, अर्थात देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक उस व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसके वोट का बराबर मूल्य होगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम नागरिक ही क्यों ना हो। हर किसी के वोट का एक मूल्य होगा, किसी के भी वोट के 2 मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, सबके वोट का एक ही मूल्य होगा। अब चूंकि हमारे देश में हर व्यक्ति के वोट का बराबर मूल्य रखा गया है, इसलिए संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। अब मान लो कि अगर एक समान नहीं होती है, जैसे कि एक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या है 20 लाख, ठीक है, और एक क्षेत्र में मात्र 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक व्यक्ति कर रहा है और यहां पर 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक व्यक्ति कर रहा है। ऐसे में इन 20 लाख लोगों के साथ में क्या होगी, नाइंसाफी कही जाएगी, क्योंकि यहां पर 20 लाख लोगों की बात रखने वाला केवल एक व्यक्ति है और यहां पर 10 लाख लोगों की बात रखने वाला एक व्यक्ति है। ऐसे में क्या है, अब चूंकि हर व्यक्ति के वोट का बराबर मूल्य है, इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाएं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जाएं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए कि हर निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या काफी हद तक एक समान रखी जाए। इसलिए जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके लिए हमारे संविधान में कहा गया है कि लगभग 10 लाख लोगों का एक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं उनकी संख्या 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अब जब संविधान बनाया गया था तब यह संख्या निर्धारित कर दी गई थी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ती चलेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। अब जैसे कि मान लो कि आज एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख लोग रहते हैं, आज से 10 साल बाद यहां की जनसंख्या बढ़कर के 12 लाख हो गई, फिर 15 लाख हो गई, फिर 17 लाख हो गई। ठीक है, तो भाई धीरे धीरे क्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। ठीक है, तो 1971 की जनगणना के हिसाब से क्या हुआ, हमारे देश में जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो 550 कर दी गई थी। कितनी, 550 कर दी गई थी। अब जैसे ही 550 संख्या हुई तो हमारे देश की संसद हो गई फुल, वहां पर और अधिक लोगों को बिठाने की जगह ही नहीं रहेगी। तो एक बिल पास किया गया, अर्थात एक उस समय बात कही गई कि अब 2026 तक, कब, 2026 तक जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, ठीक है, जो सीटों की संख्या है, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि संसद में जगह नहीं रह गई है और सरकार को यह आदेश दिया गया कि 2026 से पहले एक नया संसद भवन बनाया जाए और 2026 में जाकर के फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या को जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे मोदी जी ने एक नया संसद भवन बना लिया है और जैसे ही जनसंख्या का डेटा हमारे सामने आएगा उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो 2026 के आसपास ये
डिसाइड किया जाएगा जब हमारी जनसंख्या का डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे कि यहां पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है इसी प्रकार, अर्थात जिस प्रकार लोकसभा के बारे में चीजें हैं, लोकसभा के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब में से बांटा गया है। अर्थात जिस तरह से हमने देखा कि देश में लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई 543 जनसंख्या के हिसाब से, ठीक इसी तरह से राज्य की जनसंख्या के हिसाब से, राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए वहां पर भी विधानसभा की सीटों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अब देखो, जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, जो लोग संसद के सदस्य बनते हैं उनको सांसद कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव में जो लोग चुनाव जीतकर जाते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, लेकिन विधानसभा की सीटों पर जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसे विधायक कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझो। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात वो निर्वाचन क्षेत्र जहां पर लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, उसमें विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसके पीछे का कारण समझिएगा। अब देखो, हमारा देश जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है, और जो राज्य हैं वो काफी छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब देश के लिए जो 543 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, इन निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रफल भी बड़ा है और इसमें जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी अधिक है। लेकिन जो राज्य हैं, राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो भी छोटे हैं और उसमें जो वोटर हैं अर्थात मतदाता हैं उनकी संख्या भी कम है। इसीलिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जैसे कि मान लो ये एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो इसमें आपको एक से अधिक, कहीं पर 3 तो कहीं पर 4 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पंचायतों और नगर पालिका, एक मिनट, पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़े होते हैं आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद आते हैं विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद पंचायतों और नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जिस तरह से संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियम है, ठीक उसी तरह से विधानसभा के लिए नियम कार्य करते हैं और इसी तरह से पंचायतों और नगर पालिका के लिए भी चुनाव करवाए जाते हैं। यही सारे नियम कार्य करते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, जबकि हम देखते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव करवाने के लिए हमने कई सारे 543 निर्वाचन क्षेत्रों में देश को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से पंचायतों के चुनाव के लिए हम क्या करते हैं कि वार्डों में डिवाइड करते हैं पंचायत को। ठीक है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। जो वार्ड है, ठीक है, प्रत्येक वार्ड से क्या होता है, नगर पालिका या फिर पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत हो गई, नगर पालिका, इसके लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। जिस तरह से हम लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों से 543 प्रतिनिधियों का या सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे कहा जा रहा है कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। हाँ, आपने कई बार सुना होगा जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इन्हें कई जगहों पर सीट के नाम से भी बुलाया जाता है, सीट नाम भी दिया जाता है कि भाई इस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये 543 संसद सदस्यों या संसद की सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कई बार इन्हें सीट भी कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा में 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा में 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल के लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, तो जब कहा जाता है ना कि 60 सीटों पर जीत हासिल की, तो याद रखना कि 60 निर्वाचन क्षेत्रों से इनको जीत मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की। भैया आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, ये क्यों जरूरी है, किस तरह से की गई। तो हेडिंग है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने, अर्थात खुद वोट डालकर अपना नेता चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने, अर्थात खुद नेता बनकर के चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का और चुनाव लड़ने का ये दोनों अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है लेकिन हमारे संविधान
संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझना। कहा जा रहा है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, अर्थात वो लोग जो संविधान की रचना कर रहे थे, उन्हें एक चिंता सता रही थी, अर्थात एक टेंशन थी कि अगर हम खुला चुनावी मुकाबला करवाते हैं तो हो सकता है जो कमजोर समूह के लोग हैं ये कभी भी लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि संभव है कि जो कमजोर समूह के लोग हैं इनके पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ना तो जरूरी संसाधन है, ना शिक्षा है और ना ही संपर्क हो। ठीक है, अब अगर आपको चुनाव लड़ने और जीतने लायक आपके पास में ना तो संसाधन है, ना शिक्षा है और ना ही संपर्क है, तो आप चुनाव लड़ोगे कैसे? और अगर लड़ भी लोगे तो जीतोगे कैसे? ऊपर से आपका जो कंपटीशन है, आपका जो मुकाबला है, वो ऐसे प्रभावशाली लोगों के साथ में जिनके पास संसाधन भी है, शिक्षा भी है और संपर्क भी है। अब ऐसे प्रभावशाली लोग इन कमजोर समूहों वाले लोग को चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा कि भाई कमजोर समूह के लोग चुनाव ना तो लड़ पाएंगे और ना जीत पाएंगे, तो ये लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे भी नहीं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो कहा जा रहा है आगे कि अगर ऐसा होगा तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारी आबादी में कमजोर समूह के लोगों का भी एक बड़ा हिस्सा है। अब जब कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे ही नहीं तो इनकी आवाज को उठाने वाला कौन होगा? जब ये संसद में जाएंगे ही नहीं तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, इनकी आवाज भी नहीं उठ पाएगी। अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा। देखो, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि हर व्यक्ति को समानता का अवसर मिले, ठीक है, और हर व्यक्ति समानता के साथ आगे बढ़े, ठीक है, किसी का भी शोषण ना हो। अब जब ये लोग अपनी बात संसद में या विधानसभा में रख ही नहीं पाएंगे तो इनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? इनका शोषण होता जाएगा और धीरे धीरे समाज में दबते जाएंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो भी कमजोर होता जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक हो जाएगी अगर ये कमजोर समूह के लोग विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे तो। अब इसके लिए क्या उपाय निकाला गया ये भी समझो। इसलिए अगले बिंदु में कहा जा रहा है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था सोची। जब हमारे यहां के नेताओं को ऐसा लगा कि अगर हम खुला चुनावी मुकाबला करवाते हैं तो ये कमजोर समूह के लोग चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, जीतना तो दूर की बात रही, चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की, विशेष व्यवस्था की गई। ठीक है, इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं इसमें आमतौर पर दलित समुदाय के लोग आते हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इसमें आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसी कारण से, अर्थात कमजोर समूह के लोग भी संसद तक पहुंचे, विधानसभाओं तक पहुंचे और अपनी बात को रखें, अपनी आवाज को रखें, इसलिए क्या किया गया? एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, किन किन के लिए? तो अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। ठीक है, अब अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति तथा जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हाँ, जो सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं वहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, अदर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वो सीट खाली रहेगी, वहां पर कोई और व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्योंकि ये सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, उनके लिए एकदम रिजर्व कर दी गई। आगे, अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति के हिसाब से हमारी एनसीईआरटी में डेटा दिया गया था, वही डेटा हमने यहां पर रखा भी है। ठीक है, तो क्या डेटा है कि 84 सीटें, कितनी? 84 सीटें हैं अनुसूचित जातियों के लिए, इसमें मुख्य रूप से दलित समुदाय के लोग आते हैं। ठीक है, और 47 सीटें रहती हैं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और इसमें आपको मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो डेटा दिया गया 26 जनवरी 2019 की स्थिति के हिसाब से यहां पर दिया गया। ठीक है, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से का अनुपात है, अर्थात हमारे भारत देश में इनकी जो आबादी का प्रतिशत है, जितने परसेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उसी के हिसाब से ये सीटें भी निर्धारित की गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी आबादी कम है और सीटें ज्यादा रिजर्व कर दी गई, नहीं, जितनी इनकी आबादी है उसी हिसाब से इन सीटों को रिजर्व किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अनुसूचित
जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह से के उचित हिस्से से में से कुछ नहीं लेती, अर्थात जो इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, जो ये आरक्षण दिया गया है, वो इनकी आबादी के हिसाब से ही दिया गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी अन्य समुदाय के हिस्से से ये कोई सीट नहीं लेते हैं। ठीक है, अगले बिंदु में कहा गया है कि कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। देखो पहले ये क्या किया गया था, पहले स्टार्टिंग में लोकसभा और विधानसभा के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की। फिर आगे चल करके क्या किया गया, जिला और स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं, जिसमें आपको ग्रामीण और शहरी इलाकों में यानी पंचायतों और नगर पालिका के जो चुनाव देखने को मिलते हैं, उनमें भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण अर्थात पंचायतों में और शहरी अर्थात नगर पालिका और नगर निगमों में इस शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। अर्थात जो पंचायती चुनाव होते हैं और जो नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव होते हैं, उनमें भी अब आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। अब देखो हर राज्य में जिस तरह से इनकी संख्या है, तो संख्या के हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जितने अनुपात में ये है उसी अनुपात में संख्या रखी गई है। हर राज्य में इनकी जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उनका अनुपात अलग अलग आपको मिलेगा। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। अब जो महिलाओं के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये एक नियम के अनुसार की गई, इसको थोड़ा समझिएगा। पंचायतों की तरह ही देखो पंचायतों में क्या किया गया, समझिए थोड़ा सा। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी निकायों में 1/3 सीटें अर्थात 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि गांव में सीट जो होती है महिला की हो जाती है, तो इसमें केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में क्या होती है, जो प्रधान होते हैं वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ा देते हैं, और जब उनकी पत्नियां जीत जाती हैं तो पत्नी के नाम पर वो प्रधान व्यक्ति अर्थात वो पुरुष व्यक्ति खुद शासन करता है, यानी खुद प्रधान बनकर बैठ जाता है और अपने आप को प्रधान पति कहने लगता है। ठीक है, ये व्यवस्था काफी प्रचलित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका समापन आ चुका है। अब महिलाएं खुद आगे बढ़कर के जो चुनाव लड़ रही हैं, वो प्रधानी का पूरा कार्यभार संभालने भी लगी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो या फिर नगर पालिका या नगर निगम की बात हो। ठीक है, बेसिकली आपको यहां पर इतना समझ। हाँ, आपने भी एक सीरीज देखी है, वो पंचायत सीरीज 2 अमेजोन पर आई थी, उसमें आपने इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देखा कि सीट महिला हो जाती है तो प्रधान जी की पत्नी चुनाव लड़ती हैं, वो जीत जाती हैं, और जब जीत जाती हैं तो प्रधान जी प्रधान पति के तौर पर काम करने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर कई सारे वीडियो अलग से भी आते हैं, आपने देखा हो, उस पर 1-2 एपिसोड भी बनाए जाते हैं कि किस तरह से प्रधान पति का कॉन्सेप्ट चलता है। और धीरे धीरे हम देखें तो हमारा जो नया सीजन आया था उसमें इस व्यवस्था को खत्म होते हुए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है पंचायतों की तरह ही संसद और विधानसभाओं में भी वर्ष 2023 में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कब की गई हैं, तो सन 2023 में। याद रखना क्यों की गई हैं, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत। ठीक है, ऐसे ही नहीं की गई हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम और महिला आरक्षण अधिनियम आया 2023 में, इसी के अनुसार महिलाओं के लिए 1/3 सीटें 2023 में विधानसभा और संसद इन दोनों में रिजर्व की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने हमारे भारत देश का नक्शा रखा हुआ है और इसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। देखो अभी वर्तमान समय में हमारे जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं वो कुल हैं 543। ठीक है, कितने, 543, जो कि आप यहां पर देख सकते हो पूरे भारत के निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन याद रखना जो हर निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से ही निर्धारित किया गया, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपको यहां पर ही देखने को मिलता है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है क्योंकि इसका काफी हिस्सा आपको पीओके में देखने को मिलता है, एंड चाइना की तरफ भी आपको हिस्सा देखने को मिलता है जिस पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे भारत देश में टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें 512 सामान्य हैं, जो कि हमारे भारत देश के नक्शे में आप व्हाइट रंग से यहां पर देख सकते हो, जिसमें कोई कलर फिल नहीं है, व्हाइट कलर है। ठीक है, तो ये 412 हैं जो कि आपको हर राज्य में कई सारे देखने को मिलते हैं। फिर आरक्षित जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए वो हैं 84। ये सीटें आपको भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में मिल जाएंगी। लद्दाख वगैरह में आपको ये देखने को नहीं मिलती हैं, बाकी लगभग हर राज्य में आपको ये आरक्षित सीटें देखने को मिलती। गोवा वगैरह में भी नहीं है, कई सारे राज्यों में नहीं है, लेकिन हाँ 84 सीटें जहां कहीं भी इनकी जनसंख्या है वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप मैप में देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, तो 47 सीटें, एंड इसको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इनकी जो आरक्षित सीटें वो आप 2-3 इलाकों में, एक तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये है
और ये आपको देखने को मिलती है, बस इतने इलाकों में। और दक्षिण भारत में आपको इनका आरक्षण देखने को नहीं मिलता। जहां भी इनकी जनसंख्या है वहीं पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो 47 सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए और 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, ठीक है। और सामान्य सीटें आपको मिलती हैं 412। सामान्य सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे भारतीय राज्यों में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के, वो दिए गए, इसे आप नोट कर लीजिएगा और फिर अलग से याद कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 25 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, ठीक है, असम में 14 हैं, बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, झारखंड में 14 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, केरल में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती है, इसमें 80 सीटें, कितनी 80 सीटें दी गई हैं। ये यहाँ पर राज्य दिए गए और ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें आपको केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में मिलती हैं, जो कि हैं टोटल 7। कितनी है? 7, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पर हैं, जो कि हैं 5, ठीक है। तो ये याद रखना कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर आता है आपका दिल्ली, जहां पर टोटल 7 सीटें हैं। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो आपको मिलता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक सीटें दी गई हैं। और अगर हम राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आई थिंक आपका महाराष्ट्र मिलता है, जिसमें 48 सीटें हैं। इसके बाद आपको कौन सा मिलता है? ये 42 है, हाँ। इसके बाद आपको 42 वाली ये मिलती है पश्चिम बंगाल। एंड इसके बाद आपको 40 सीटें मिलती हैं बिहार में, ठीक है। एंड इसके बाद 39 सीटें मिलती हैं तमिलनाडु में। इस तरह से अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या दी गई, जो कि आप आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रश्न इस पर बन सकता है। अब हम बात करते हैं मतदाता सूची की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आज के टाइम के लिए और ट्रेंडिंग में ला दिया है राहुल गांधी जी ने, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं। हेडिंग है मतदाता सूची और कहा जा रहा है एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं। अर्थात जब ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा इतना इलाका निर्वाचन क्षेत्र है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों को जब डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे कि हमारे लोकसभा में पूरे 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, 543। तो जब एक बार निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड हो जाता है कि भाई ये निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसके बाद ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें कि भाई कौन व्यक्ति वोट दे सकता है नहीं दे सकता, तो इसको भी समझ लीजिएगा। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से पहले तैयार कर ली, काफी पहले तैयार कर ली जाती है। देखो, ये पहले क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, फिर कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है ये निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से काफी पहले ही चुनाव में वोट डालने वाले लोगों की, अर्थात लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले, योग्यता कौन कौन रख सकता है? वो हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर है, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में आप समझना, ठीक है। तो मतदान की योग्यता रखने वाले हर व्यक्ति की एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, एक सूची तैयार कर ली जाती है, ठीक है, काफी पहले। और हर किसी को दे दी जाती है, ठीक है, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को दे दी जाती है कि आप देख लो ये लोग हैं जो वोट डालने के अधिकारी हैं। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर, इसे आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है, बाकी इसे मतदाता सूची कहा जाता है। मतदाता अर्थात वोट डालने वाले लोग, ठीक है। तो वोट डालने वाले लोगों की सूची या फिर कहें एक तरह से लिस्ट है ये, जो कि तैयार की जाती है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अर्थात अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है, ठीक है। जो मतदाता सूची तैयार करने वाला कार्य है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि वोटर लिस्ट तैयार करने वाला कार्य है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट जो संबंध होता है लोकतंत्र की पहली शर्त से होता है। लोकतंत्र की पहली शर्त क्या है? कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिले, ठीक है। अब अगर आप किसी को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दोगे तो क्या वो अपना प्रतिनिधि चुन पाएगा? ठीक है, तो उसे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा और प्रतिनिधि को चुनने का अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो लोकतंत्र की पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही। इसलिए क्या किया जाता है, जैसे ही निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड कर लिया जाता है, इसके बाद वोटरों की संख्या देखी जाती है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। लोकतंत्र में हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के वोट का
जो मोल है वो 2 है, बाकी सबका 1 है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के वोट का समान मोल होना चाहिए और ऐसा हमारे देश में है भी, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को वोट डालने का अधिकार और हर किसी के वोट का समान मोल। समझ के आगे बढ़ते हैं। जब तक ठोस कारण ना हो तो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये भी बात है। लोकतंत्र में क्या है कि सबसे सीधी बात है कि सबको वोट डालने का अधिकार दो। जब तक कोई ठोस कारण आपके पास में नहीं है तब तक आप किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से वंचित नहीं कर सकते। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या फिर एकदम अशिक्षित व्यक्ति है, कोई बहुत दयालु है तो कोई दयालु नहीं है, कोई एकदम कठोर मिलता है, एकदम निर्दयी व्यक्ति मिलता है। तो हमारे देश में क्या है कि केवल हमारे देश में नहीं, हर जगह पर अलग अलग तरह के नागरिक आपको मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, पर हर कोई इंसान है। अब चूंकि हर कोई इंसान है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है, इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात कही गई है। बात ही कही गई है कि भाई कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई अनपढ़ हो सकता है, कोई दयालु हो सकता है, कोई निर्दयी हो सकता है, लेकिन हर कोई है इंसान ही, ठीक है। अब चूंकि हर कोई इंसान है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुसार समाज में योगदान भी करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, और चोरी करके पुलिस वालों को काम देता है। तो कोई व्यक्ति क्या है कि चोरी को पकड़वाता है और पुलिस वालों की सहायता करता है, ठीक है। अब अगर ये चोरी डकैती सब कुछ बंद हो जाएगी तो पुलिस वालों को रोजगार नहीं मिलेगा, पुलिस की भर्ती होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हर कोई क्या है कि समाज में अपना योगदान देता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। बुरा मत मानना, मैंने एक एग्जांपल दिया यहां पर, ठीक है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे क्या है कि हर व्यक्ति प्रभावित होता है। अब चूंकि हर व्यक्ति प्रभावित होता है इसलिए भागीदारी में सबको जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए, ठीक है। और भागीदारी करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, ठीक है। इसलिए सभी को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देना चाहिए, अर्थात वोट डालने का मौका देना चाहिए। अगले बिंदु में कहा जा रहा है भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, ठीक है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या हिंदू में किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुरुष हैं, महिला हैं, समलैंगिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या है कि हमारे देश में 18 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का क्यों ना हो। जब तक कोई बहुत ठोस कारण नहीं होगा तब तक किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे कुछ विशेष मामलों में जैसे कि आपराधिक या मानसिक रूप से असंतुलित लोग इस अधिकार से वंचित हो सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया जैसे कि देशद्रोह हो गया, ठीक है, या आप आर्मी वगैरह में थे और आपका कोर्ट मार्शल किया गया है, ठीक है, तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रह जाएगा। आप मानसिक रूप से असंतुलित हो और इस पर जांच की जाती है तो जो वोट बनाने वाले अधिकारी हैं वो निर्णय ले सकते हैं कि आपको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपका मानसिक संतुलन चूंकि सही नहीं, इसलिए आपको रोका जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, जो सक्षम मतदाता हैं, उनकी एक मतदाता सूची तैयार हो। ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, जिसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है ताकि नए मतदाता जुड़े और मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जा सकें। जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, उसका भी वोट बना रहे, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई मतदाता सूची को तैयार किया जाए, ठीक है, और समय समय पर अपडेट किया जाए, जिससे कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो लोग अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले गए, रहने लगे हैं, उनके नाम हटाए जा सकें और जो नए लोग आए हैं जैसे कि जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनका नाम जोड़ा जा सके, ठीक है। हर 5 साल में सूची का पुनर्नवीकरण होता है, पुनर्नवीनीकरण होता है, अर्थात पुनः सूची को तैयार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है। देखो क्या है कि अभी कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से एक फोटो पहचान पत्र तैयार करने की एक नई व्यवस्था तैयार की गई। आप देखोगे, आपने देखा होगा
जब वोटर लिस्ट तैयार की गई इसके बाद में एक जैसा हमारा आधार कार्ड होता है, लाइसेंस होती है, कुछ इसी तरह का कार्ड सरकार के द्वारा बनवाया गया जिसमें हमारी फोटो लगी हुई है और सारी डिटेल जानकारियां दी गई। ये हर घर में पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा गया। लेकिन चूंकि हमने देखा है कई जगहों पर कि हर वोटर लिस्ट के ऊपर पक्का पता नहीं लिखा हुआ होता, इसलिए क्या है कि हर किसी को ये पहचान पत्र मिल नहीं पाया है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को मिल गया। आपके पास है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो अभी पिछले कुछ वर्षों से क्या है कि फोटो पहचान पत्र की एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है। ठीक है, पर मतदान के लिए कार्ड अभी भी अनिवार्य नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि ये कार्ड जरूरी ही है, अन्य सरकारी पहचान पत्र भी मान्य है, जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो, आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, या फिर आपके पास और कोई सरकारी पहचान पत्र है जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया। ठीक है, तो भी आप लेकर जा सकते हो, आपको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अब अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। देखो, लोकतांत्रिक चुनाव की यह भी एक शर्त है कि आप जनता के सामने वास्तविक विकल्प प्रस्तुत करें। वास्तविक विकल्प का मतलब है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि आप जनता के सामने 2 या 4 कुछ बने ठने विकल्प रख दें कि आप इनमें से कोई एक चुन लो और जनता उनमें से कोई एक चुन ले, जैसा कि चाइना या नॉर्थ कोरिया करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक विकल्प का मतलब है कि अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से 50 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप 50 लोगों को अनुमति दें चुनाव लड़ने के लिए। आप इनमें से किसी से भी यह नहीं कह सकते कि आपको हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे या आपको चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी से अनुमति लेनी होगी। वास्तविक विकल्प का मतलब है कि भाई जितने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सभी को चुनाव लड़ने का आप अधिकार दें। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की पाबंदी ना हो। देखो, वास्तविक विकल्प हम जनता के सामने तभी प्रस्तुत कर पाएंगे, जनता को वास्तविक विकल्प तभी दे पाएंगे जब हम किसी के भी चुनाव लड़ने पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं लगाएंगे, किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएंगे। हर किसी को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी देंगे, पूरी छूट देंगे। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी ही है, अर्थात हमारे भारत देश की चुनाव प्रणाली है ठीक इसी तरह की। चाइना या नॉर्थ कोरिया की चुनाव प्रणाली ऐसी नहीं है, वहां पर कुछ गिने चुने लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है हमारे देश में वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक है, यानी जिसे वोट डालने का अधिकार है वो चुनाव भी लड़ सकता है। सिर्फ एक फर्क है, हमारे यहां पर भी क्या है कि थोड़ी बहुत फर्क रखे गए हैं जिससे कि जो जिम्मेदारी वाले पद हैं वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति ही पहुंचे। इसलिए क्या किया गया है, सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। हमारे देश में क्या है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र होते ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। आप 25 वर्ष की उम्र से पहले चुनाव लड़ नहीं सकते। ठीक है, वोट डाल सकते हो 18 वर्ष की उम्र में, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हो अर्थात उम्मीदवार बनना चाहते हो तो उम्मीदवार बनने में भी अपराधी वगैरह पर रोक है। अर्थात अगर आपने कोई बहुत भयानक अपराध किया, जैसे कि आपने मर्डर किया हुआ है या देश विरोधी गतिविधियां की हैं या फिर कोई और आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हर अपराध के लिए आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, कुछ मामलों में आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है हर अपराध के लिए। क्योंकि क्या है ना कि कुछ अपराध हमारे यहां पर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, कुछ अपराध इतने सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि चोरी करना। ठीक है, अगर आप आर्मी में चोरी करते हो तो आपको आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप घर में कोई लड्डू चुराते हो, ठीक है, या घर में अपने पैसे चुरा लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अपराधों की भी एक सीमा होती है। अगर आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है तो आपको चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, नहीं मतलब हमेशा ऐसा होता है कि कई सारी पार्टियां होती हैं और पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करती हैं। ठीक है, उम्मीदवार अपने चुनाव में अर्थात जो निर्वाचन क्षेत्र में वहां पर उतारती हैं और जो उम्मीदवार होते हैं ये पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और पार्टी का इनको समर्थन भी मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं। ठीक है, अगर पार्टी किसी व्यक्ति का मनोनयन करती है, मनोनीत करती है, तो कहते हैं कि भैया पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट दी है। ठीक है, और ये पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के इच्छुक हर
एक मिनट, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना होता है। अब चुनाव लड़ना कैसे होता है इसको भी समझो। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक नामांकन पत्र भरना होगा और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। देखो क्या है, तीन चीजें यहां पर दी जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो आपको एक नामांकन पत्र भरना होगा, ठीक है। कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करनी होगी। अगर आप चुनाव में अच्छे खासे वोट पाते हैं तो आपकी जो रकम जमा की गई वो आपको वापस मिल जाती है, और अगर आपको वोट नहीं मिलते हैं तो आपकी जो जमानत की रकम है वो भी जब्त कर ली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को वोट नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि इसकी जमानत भी जब्त हो गई। जमानत जब्त होना अर्थात आपने जो रकम जमा की थी वो भी आपको वापस नहीं मिली। अगर आप जीत जाते हैं फिर तो ये जमानत की रकम मिली जाती है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है। अब एक क्या है कि घोषणा पत्र भरवाया जाता है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे हाँ एक मिनट, अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। हाँ, जो घोषणा पत्र भरवाया जाता है इसमें क्या है कि हर उम्मीदवार को अर्थात जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे अपने बारे में जानकारियां देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले के बारे में सारे विवरण देने होते हैं। अर्थात उम्मीदवारों को जो जानकारियां देनी होती हैं वो तीन मामलों में जानकारियां देनी होती हैं। पहला मामला है कि उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे सारे गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी, ठीक है। जो घोषणा पत्र भरना होता है इसमें अपने बारे में ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। ब्यौरा क्या है, सबसे पहले आपको अपने ऊपर चल रहे यानी अपने खिलाफ चल रहे सारे गंभीर आपराधिक मामलों के बारे में सरकार को बताना होगा, इस घोषणा पत्र में बताना होगा, ठीक है। इसके बाद उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देन दानों का ब्यौरा, अर्थात आपने जो लोन ले रखा है, जो कर्जा ले रखा है वो भी बताना होगा, और आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है ये भी बताना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता भी बतानी होगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब शैक्षिक योग्यता बताने का मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़े लिखे ही चुनाव लड़ सकते हैं, इसे भी डिटेल में समझना। आगे कहा जा रहा है कि इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। देखो ये जो जानकारियां हैं इसे पब्लिक किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता नेताओं के बारे में जान सके और जानने के बाद में अपना निर्णय बना सके, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता कितना कितना महत्व रखती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई हम देश में कोई भी नौकरी करने के लिए जाएं, चाहे वो एक चपरासी की ही नौकरी क्यों ना हो, हर नौकरी के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है। अर्थात आपको अपनी योग्यता साबित करनी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमें विधायक या सांसद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं तो उसमें शैक्षिक योग्यता की जरूरत ही नहीं होती है। आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, और आपने पीएचडी कर रखी है तब भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे के कारणों को यहां पर समझो। तो यहां पर पहला कारण या फिर क्या पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही नहीं होते। कुछ कार्यों के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन हर कार्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। जैसे कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका इंडियन क्रिकेट टीम में चुनाव किया जाए, सिलेक्शन हो, तो इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप की डिग्री बड़ी बड़ी हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो। आवश्यकता यह है कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छा क्रिकेट अगर खेल पा रहे हैं तो आप भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है और आप कह रहे हैं कि हमें क्रिकेटर बनाओ, तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर योग्यता देखी जा रही है क्रिकेट खेलने की, ठीक है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। देखो जो नेता है, ठीक है, तो नेता की जो सबसे बड़ी योग्यता होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे, उनकी बात को समझे और उनकी भलाई के लिए कार्य करे। यही तो योग्यता है नेता की, और क्या है बताइए मुझे।
ठीक है, वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। देखो, अब क्या है कि विधायक या सांसद के चुनाव के लिए इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो सिर्फ इतनी कि वो जनता के लिए काम करें, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करें, जनता की समस्याओं को समझे। अब ये कार्य कर रहे हैं या नहीं, जो सांसद और विधायक है, ये जनता की समस्याओं को समझ रहे या नहीं, उनकी चिंताओं को समझ रहे या नहीं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश की जो जनता है, ठीक है, ये जिस दिन चुनाव जीत जाते हैं नेता लोग, उस दिन से जब दोबारा चुनाव होते हैं उस दिन तक रोज देखते हैं कि हमारे नेता क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारा पब्लिक में होता है, ठीक है। तो वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं, रोज देखते हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है, ठीक है। अब अगर नेता जनता की समस्याओं को समझता है, उनकी चिंताओं को समझता है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता उसे दोबारा वोट देती है और वोट देकर पास कर देती है, उसे दोबारा विधायक या सांसद बना देती है। क्या कहा जा रहा है कि अगर, हाँ मतलब रोज लेती है और उसे दोबारा पास कर दिया जाता है, लेकिन अगर जो नेता है वो जनता की समस्याओं को नहीं समझ पा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो जनता उसे वोट नहीं देती और वो हार जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। तो इनकी जो परीक्षा होती है वो है चुनाव, ठीक है। नेताओं की परीक्षा क्या है, वो है चुनाव, ठीक है, ना कि कोई डिग्री है। आगे अगले बिंदु में कहा जा रहा है, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हाँ, वही साफ बात कही गई है कि अगर हम डिग्री या फिर शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, इसकी प्रासंगिकता को देखते हैं, तो हमें यह जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि जनता अपने नेता की शिक्षा को कितना महत्व देती है। अगर वो शिक्षा को महत्व देती है तो उसे जीत मिलेगी, और नहीं देती है तो अलग तरह का फैक्टर रहेगा, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतांत्रिक मूल की भावना के खिलाफ है। देखो, ये अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो ना केवल ये एक तरह से अनर्थक बात है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि हर कार्य के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अब नेता बनने के लिए अलग योग्यता है, क्रिकेटर बनने के लिए अलग है, चपरासी बनने के लिए अलग है, इंजीनियर बनने के लिए अलग है, डॉक्टर बनने के लिए अलग है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारे देश में शैक्षिक योग्यता को हम मैंडेटरी करते हैं या एक तरह से शर्त के रूप में देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता की शर्त होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हो जाएगी। कैसे होगी इसको भी समझो। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। अगर आप शिक्षा को मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है, तो भैया हमारे देश के बहुत से लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। इनको चुनाव लड़ने का जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा मतलब पूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और बहुत से लोगों ने 12th भी पास नहीं किया है, ठीक है। अब ऐसे लोग जनता की भलाई अच्छी तरह से कर पा रहे हैं और उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर आप शिक्षा को मैंडेटरी कर दोगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा यहां पर, ठीक है। अब जैसे यदि उम्मीदवार के लिए हम बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया जाए तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो भाई अगर हम शिक्षा को यहां पर मैंडेटरी करते हैं तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए शिक्षा को यहां पर मैंडेटरी नहीं किया गया है, शिक्षा को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं माना जाता, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक, अगली हेडिंग है चुनाव अभियान। इसको भी समझो। देखो, चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा डिटेल में समझिएगा। कहने का अर्थ यहां पर है कि जो चुनाव का मुख्य उद्देश्य होता है वो है लोगों को उनकी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना होगा। देखो, जब हम किसी नेता का चुनाव करते हैं, ठीक है, हम जब चुनाव में किसी नेता को जीत दिलाते हैं तो सिर्फ हम उस नेता को जीत नहीं दिलाते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को जीत दिलाते हैं, ठीक है। अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बनाने वाले व्यक्ति को जीत दिलाते हैं, अपने लिए नीतियां बनाने वाले व्यक्ति को जीत दिलाते हैं। नीतियां बनाने वाले व्यक्ति को चुनते हैं। किन किन को चुनते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने लिए सरकार बनाने वाले व्यक्ति को चुनते हैं और अपने लिए नीतियां बनाने वाले व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है। इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने पसंद के प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी
जरूरी है। ठीक है, अब चूंकि भैया हम अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, सरकार को चुन रहे हैं, नीतियों को चुन रहे हैं, और हर पार्टी की नीतियां विचारधारा अलग अलग होती हैं, इसलिए भैया क्या है कि ना, कि कौन प्रतिनिधि बेहतर है या कौन सी पार्टी अच्छी है या कौन सी पार्टी हमें अच्छी नीतियां देगी, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा बहुत जरूरी है, जिससे कि जनता अच्छी तरह से समझ जाए। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। क्या होता है, अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। देखो क्या है कि जिस दिन से चुनाव के लिए क्या है कि फॉर्म भरना शुरू किया जाता है, क्या कहते हैं इसे, एक मिनट यहाँ पर दिया, नामांकन पत्र, हाँ, जिस दिन से नामांकन पत्र भरना शुरू किया जाता है, यानी कि अपना नाम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में लोग अपना नाम लिखवाना शुरू करते हैं, उस दिन से जब तक पूरी की पूरी सूची, अंतिम सूची तैयार नहीं हो जाती उम्मीदवारों की, भाई कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच, ठीक है, एक दिन की, जैसे कि आज क्या हुई कि अंतिम सूची की घोषणा कर दी गई 1 तारीख को, ठीक है, और मतदान की जो तारीख है वो रखी गई है 12 तारीख। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, ये तो हमने एक नॉर्मली रख दी है, आमतौर पर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए। ठीक है, जिस दिन मतदाता अंतिम सूची, उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करके जारी की जाती है, जैसे कि 1 तारीख को, ठीक है, इसके बाद 2 सप्ताह का समय दिया जाता है चुनाव करवाने के लिए। ठीक है, मतदान की जो तारीख होती है इस सूची को जारी करने की तारीख से 2 सप्ताह बाद की होती है, यानी 7 दूनी 14 दिन, यानी कि 14 तारीख आप मान के चलो। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, 2 सप्ताह का जो समय है चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इन 14 दिनों में जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो प्रतिनिधि हैं अर्थात जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, नेता जनता से संपर्क करते हैं, मतदाताओं से संपर्क करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें चुनाव जिता दो, हम तुम्हारी सड़क बनवा देंगे, तुम्हें नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आटा सस्ता कर देंगे, दाल सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को जीत लेंगे, चाइना को जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम देश में वोट चोरी को रोक देंगे, हम ये बात, तमाम तरह के वादा करते हैं, भाषण देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब हर तरह से अपना चुनाव प्रचार करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय कर देती हैं, जो भी उनके सपोर्टर होते हैं, और उनके सपोर्टर भी खुल करके व्हाट्सएप से लेकर के, फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर के हर जगह पर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं और खुलकर प्रचार करते हैं। इसी दौरान मीडिया में चुनावी खबरें और बहसें भी होती हैं। मीडिया में भी आप देखो प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और अपने बारे में, हर कोई अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने में लग जाता है और एक दूसरे का विरोध करता है। पर असल में चुनाव अभियान 2 सप्ताह नहीं चलता है। जो 2 सप्ताह की यहां पर बात दी जा रही है कि अंतिम सूची की घोषणा होने के 2 सप्ताह बाद चुनाव होता है, तो चुनाव से पहले जो 2 सप्ताह का टाइम है, इसमें क्या है कि आपको प्रचार करना है। ठीक है, तो ये तो क्या है कि कानूनन नियम के हिसाब से 2 सप्ताह दिए गए, लेकिन असलियत क्या है इसको भी समझो। असल में चुनाव अभियान जो है सिर्फ 2 सप्ताह नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी आप देखो, अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव होने वाला है। ठीक है, अब प्रधानी के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं, अभी से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ही शुरू हो गई हैं, और चुनाव होगा 2026 में। क्या कब होगा, 2025-26 में होगा चुनाव। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि भैया चुनाव में कानूनन तौर पर नियम के हिसाब से तो 2 सप्ताह दिए जाते हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं वो अपना चुनाव प्रचार लगभग 6 महीने पहले से शुरू कर देती हैं। ठीक है, और हर पार्टी करती है, सिर्फ प्रधानी का ही नहीं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर पार्टी अपना चुनाव प्रचार पहले से ही शुरू कर देती है। आगे कहा जाए, चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर आकर्षित करती हैं। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, हमें हमारे देश का विकास करना है, पाकिस्तान को रोकना है, चाइना को रोकना है, ये करना है, वो करना है, तमाम तरह के वादे करते हैं, और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। जो पार्टियां वो क्या कहती हैं कि भैया हमारी पार्टी को वोट दो, बीजेपी को पार्टी वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, सपा को वोट दो, इसे दो, उसे दो। ठीक है, तो भैया हर कोई अपना अपना प्रचार करने में लग जाता। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करते। तो यहां पर क्या है कि हमारे देश में अलग अलग टाइम पर कुछ नारे दिए गए थे जिनकी हम बात करते हैं, जो बहुत फेमस रहे थे। ठीक है, तो पहला नारा है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने सन 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। ठीक है। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएगी। इन्होंने वादा किया कि भाई उस समय देश हमारा गरीबी का बहुत बड़े पैमाने पर शिकार था, तो इन्होंने कहा कि भाई यही मुद्दा हमारा आज के टाइम पर है और हम नारा लगाते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इन्होंने कहा कि भाई हम सारी नीतियां बदल देंगे और सबसे पहले देश की गरीबी हटाएंगे। ठीक है। अगले बिंदु में 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था कि लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि इससे पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है। तो 1977 में जब चुनाव हुआ तो एक बहुत फेमस नारा दिया गया कि लोकतंत्र बचाओ। ठीक है। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वादा किया कि भाई हम लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम इमरजेंसी को हटाएंगे और लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस ने लोकतंत्र को खा करके रख दिया है। ठीक है। कांग्रेस के ऊपर उस समय बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया था। ठीक है। अगले बिंदु में वामपंथी दलों ने 1977 में यानी कि इसी टाइम पर हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को का नारा दिया। देखिए यहां पर जमीन से रिलेटेड मुद्दा रहा होगा, इसलिए यहां पर नारा दिया गया कि जमीन जोतने वालों को कोई ना कोई और आगे रहा होगा। ठीक है। अगले बिंदु में 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। यहां पर तेलुगु स्वाभिमान कम होने लगा होगा तो इन्होंने इसका नारा दिया कि तेलुगु स्वाभिमान को बचाओ, तेलुगु स्वाभिमान को बचाओ, और ये नारा देकर के इन्होंने अपना प्रचार किया होगा। तो क्या है ना कि पार्टियां अपना प्रचार करने के लिए बड़े बड़े मुद्दों को आकर्षित करती हैं और वोट मांगने के लिए कहती हैं और कई सारे नारे भी देती हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें जो लोकसभा का चुनाव हमारा अभी हुआ था, अभी वाला, ठीक है, इसमें लोकतंत्र बचाने की फिर से बात की गई थी। ठीक है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें चाहिए। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि अगर इन्हें 400 पार सीटें मिल गई फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो नारा दिया गया कि लोकतंत्र बचाओ, मोदी जी अगर आ गए तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल दे देंगे। ठीक है। अब अभी देखो फिर से चुनाव आ रहे हैं बिहार में, तो राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो। फिर से एक नया नारा आ गया। ठीक है। तो भैया पार्टियां अलग अलग समय पर अलग अलग नारे निकालती हैं जिससे कि उनका प्रचार हो। ठीक है। और एक मुद्दा मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। आगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। देखो हमारे यहां पर क्या है, लोकतंत्र में सिर्फ हमारे यहां नहीं, लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। प्रचार करने, ठीक है, चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना भी जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम सबको पूर्ण रूप से आजादी दे देंगे तो जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो अपना ही प्रचार होने देंगे, कम पावरफुल लोगों का प्रचार ही नहीं हो पाएगा। जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना प्रचार कैसे कर पाएंगे बताओ मुझे। चुनाव के कानूनों के अनुसार इसलिए क्या किया गया, यहां पर कुछ दखल देना चूंकि जरूरी था, इसलिए चुनाव के कुछ कानून बनाए गए जिसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। ये 4 नियम बनाए गए हैं। पहला नियम है कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। आप मतदाता को अर्थात जो वोटर है उसे ना तो प्रलोभन दे सकते अर्थात लालच दे सकते हो, ना ही घूस दे सकते हो, ना ही धमकी दे सकते हो कि आप हमें ही वोट दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, हमें वोट दो हम तुम्हें 500 रुपए देंगे। तो ये सब नहीं कर सकते। ठीक है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो भैया आपको आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अगले बिंदु में उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये भी गलत है। ठीक है। इसलिए आप देखोगे हमारे यहां पर जाति धर्म के नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं लेकिन बहुत छिप के, खुले तौर पर आपने किसी भी नेता को जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है। और ना ही प्रलोभन देना या घूस देना या धमकी देने के आधार पर आपने प्रचार करते हुए अपना देखा होगा। ठीक है। अगले बिंदु में चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना भी बैन है। ठीक है। इसलिए आप देखो, क्योंकि अगर सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल करने पर बैन नहीं लगाएंगे तो जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है वो सारे सरकारी कर्मचारियों को लगा देगा अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। सारी सरकारी संपत्ति और जैसे कि गाड़ियां हो गई, ठीक है, बाकी चीजें हो गई, हर जगह पर अपना प्रचार करने लगेगा और हर जगह जब वही दिखेगा तो भाई हो सकता है कि वही जीते। ठीक है। तो सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल ना हो और सबको बराबर का मौका मिले, इसलिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। ठीक है। अगले बिंदु में लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना
ये क्या है कि बैन है, ठीक है। जो एक प्रतिनिधि है, एक प्रतिनिधि लोकसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता, और जो विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहां पर एक प्रतिनिधि 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ना, तो ये बैन लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि हमारे देश में पैसा तो बहुत खर्च होता है, वो बैकएंड से होता है, दिखाया 25 लाख से कम ही जाता है या 10 लाख से कम ही जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, यानी कि आगे यहां पर कहा जा रहा है कि अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द हो जाता, रद्द घोषित हो सकता है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी मामले में वो दोषी पाए जाते हैं तो उन वो चुन जाएं, मतलब वो चुनाव जीत जाए, इसके बाद भी उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है, ठीक है। एक आदर्श आचार संहिता बनाई गई है, इसको भी हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार किया है, ठीक है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है, अर्थात यहां पर 3 और मनाही दी गई है। पहली है, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, जिससे कि हमारे देश में धर्मवाद ना फैले, ठीक है, धर्म के आधार पर चुनाव ना होने लगे। दूसरा, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग बैन है, ठीक है। आप सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी वाहनों का नहीं कर सकते, और सरकारी अधिकारियों का, विमानों का, इनका भी उपयोग नहीं कर सकते चुनाव में, ठीक है। ये क्या है कि एक आदर्श आचार संहिता को हमारे देश की लगभग सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है। तीसरा है, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़ी नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जिस दिन चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी कि अब इस राज्य में या लोकसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद जो मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी, ठीक है, कोई बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता, अर्थात कोई बड़ी योजना लेकर के नहीं आ सकता है, लागू नहीं कर सकता है, ठीक है, या कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता है, ठीक है, और नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले कोई भी वादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे अब हमारा अगला टॉपिक है मतदान और मतगणना, ठीक है। मतदान किस तरह से होता है और मतगणना किस तरह से होती है, इसको भी समझो। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। तो पहले बिंदु में हेडिंग है मतदान और मतगणना, और पहले बिंदु में कहा जा रहा है, चुनाव के अंतिम चरण में मतदाता अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र जाकर वोट डालते हैं, ठीक है। चुनाव का जो अंतिम चरण होता है वो होता है वोट डालना, ठीक है। तो चुनाव के अंतिम चरण में जो मतदाता है वो अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र में जाकर वोट डालते हैं, और जो मतदान केंद्र हैं ये हर क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ठीक है। मतदान केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है, जो जूनियर स्कूल होते हैं या प्राइमरी स्कूल होते हैं, या स्थानीय सरकारी इमारत जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या और कोई इमारत बनी हुई है, तो वहां पर मतदान केंद्र बनाया जाता है जहां पर वोट डालने की व्यवस्था की जाती है। अस्थायी तौर पर होता है, कोई परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। चुनाव अधिकारी मतदाता की पहचान कर उसकी उंगली पर निशान लगाते हैं, जो कि नीला कलर का होता है, एक तरह की स्याही होती है, और फिर उसे मतदान करने देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंट अंदर रहकर चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होता है, ठीक है, हर व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाकर के वोट डालता है। जो मतदान केंद्र होते हैं ये स्थायी तौर पर किसी सरकारी स्कूल या सरकारी इमारत में बनाया जाता है। हर मतदान केंद्र में एक चुनाव अधिकारी होता है। जो चुनाव अधिकारी होता है वो मतदाता अर्थात वोट डालने वाले व्यक्ति की पहचान करता है कि हाँ भाई उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है या नहीं, क्योंकि उसके पास भी एक वोटर लिस्ट होती है, और जो मतदाता है उसे तो पता ही होता है कि हमारा वोट है, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां पर जाता है, वोटर लिस्ट में दे करके चुनाव अधिकारी जो होता है मतदाता की पहचान करता है, फिर उसकी उंगली पर एक निशान लगाया जाता है, और उसके बाद उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। कहते हैं कि भाई आप जाकर के वोट डाल दो, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति जाकर के वोट डालता है। जिसमें वोट डाला जाता है, जहां पर वोट डाले जाते हैं वहां पर सभी उम्मीदवारों के एजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 पार्टियां या फिर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो चारों लोगों के उम्मीदवार मतदान केंद्र में होते हैं, ठीक है, अंदर रहकर के चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी करते हैं मतदान केंद्र में, ठीक है, जिससे कि कहीं कोई गलत तरीके से वोट ना डाल दे, ठीक है, या गलत तरीके से यहाँ पर चुनाव वोटिंग ना करवाई जाए, तो इसका यहाँ पर निगरानी भी की जाती है, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि पहले मतदाता मतपत्र पर मोहर लगाकर वोट देते थे। पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई जाती थी, जैसे कि एक इस तरह का पेपर होता था, ठीक है, इसमें जितने भी लोग चुनाव लड़ते थे उन सभी का नाम और चुनाव चिन्ह एक साइड में दिया जाता था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये,
ठीक है, इस तरह से नाम और चुनाव चिन्ह दिया जाता था। अब आपको जिस भी व्यक्ति को वोट देना होता था, ठीक है, उस व्यक्ति के नाम और चुनाव चिन्ह के आगे आपको यहाँ पर मोहर लगानी होती थी। आपने मोहर लगा दी, जैसे कि कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस के आगे, बीजेपी को देना है तो बीजेपी के आगे, या आम आदमी पार्टी को देना है तो उसके आगे, या किसी अन्य पार्टी को देना है तो जिस पार्टी को देना है या जिस उम्मीदवार को देना होता था उसके आगे आपको मोहर लगानी होती थी। और मोहर लगा करके इस मत पत्र को, या फिर कहें कि जो आपका बैलेट पेपर होता था, इसको फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देना होता था। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का उपयोग होने लगा है वोटिंग करवाने के लिए। मशीन पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो भी उम्मीदवार होता है उसका नाम और चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे बने बटन को दबाकर वोट दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस तरह की कुछ मशीन होती है। ठीक है, एक मिनट, मशीन गलत बना दी। कुछ इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, ऐसी पतली पतली होती, लंबी सी। ठीक है, अब इसमें एक तरफ क्या है कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर 10 उम्मीदवार हैं, 11 उम्मीदवार हैं, तो उन सभी के नाम और चुनाव चिन्ह ऐसे लाइन पर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके आगे एक बटन बनी होती है। आपको जिस किसी को वोट देना है उसकी बटन पर आपको बटन दबा देनी होती है। ठीक है, जिसकी बटन दबाओगे उसी की पर्ची कटकर बॉक्स में पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बटन दबा करके वोट देते हैं। ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं, और उनका भी चुनाव चिन्ह इस वोटिंग मशीन में या फिर कहें ईवीएम में दिया जाता है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है मतदान के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाती है तो वोटिंग पूरी होने के बाद में जो वोटिंग मशीन है अर्थात जो ईवीएम है, इसको सील बंद कर दिया जाता है, और सील बंद करने के बाद में एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा था, तो एक निर्वाचन क्षेत्र में कई सारे मतदान केंद्र होते हैं, कोई एक केंद्र नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई अगर कोई बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है तो लगभग आप कह सकते हो कि 500-600 निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक मिनट, एक निर्वाचन क्षेत्र में 500 से 600 मतदान केंद्र भी हो सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ा इलाका है तो। ठीक है, तो 500-600 वोटिंग मशीन हो गई यहाँ पर। ठीक है, जितने मतदान केंद्र होंगे उतनी वोटिंग मशीन होंगी, उतनी ईवीएम होंगी। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि मतदान के बाद में जो वोटिंग मशीन होती है उनको सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है। सारी की सारी एक जगह पर लाई जाती हैं, जितने मतदान केंद्र होते हैं उन सभी जगहों की वोटिंग मशीन एक जगह पर रख दी जाती है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र के सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि फिर एक तारीख निर्धारित की जाती है, जैसे कि लोकसभा या मान लेते हैं हम कि विधानसभा के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो विधानसभा में मान लो कि भाई कोई 70 सीटें हैं अर्थात 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हर निर्वाचन क्षेत्र की जो ईवीएम मशीनें हैं या फिर यूं कहेंगे जो वोटिंग मशीनें हैं वो उसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक स्थान पर सुरक्षित रख दी गई हैं। ठीक है, अब हर उस सुरक्षित स्थान पर जो जब एक एक तारीख निर्धारित की जाएगी और उस तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र के अर्थात इन 70 के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में, ठीक है, एक स्थान पर चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को खोल करके मतों की गिनती की जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ए नाम का निर्वाचन क्षेत्र है, तो ए नाम के निर्वाचन क्षेत्र की वोटिंग मशीनें जहां कहीं भी सुरक्षित रखी गई होंगी, ये ए नाम के इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही रखी जाती है, इन्हें लेकर के कहीं और नहीं जाया जाता है। उसी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कोई एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाता है, ठीक है, जो कि सरकारी हो और उसकी फिर निगरानी भी की जाती है। ठीक है, फिर एक तारीख निर्धारित की जाती है और उसी तारीख पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जो वोटिंग मशीन होती है उनको खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है, जैसे ए में, ऐसे बी में, ऐसे सी में, ऐसे डी में। ठीक है, हर जगह के निर्वाचन क्षेत्रों की वोटिंग मशीन को एक ही तारीख पर खोल करके वोटों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट होते हैं जिससे कि मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। ठीक है, तो हर क्या है कि हर दल के एजेंट होते हैं, हर पार्टी के एजेंट होते हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनको भी अपने एजेंट रखने की छूट दी जाती है। ठीक है, तो सभी दलों के एजेंट होते हैं जिससे कि जो मतगणना हो रही है अर्थात वोटों की गिनती हो रही है वो निष्पक्ष ढंग से करवाई जा सके। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है अर्थात वो जीत जाता है। अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। ठीक है, आमतौर पर ऐसा ही होता है, एक ही तारीख पर होती है। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उसे विजयी पत्र अर्थात घोषणा पत्र भी दे दिया जाता है कि आप यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो चुनाव जीतने के बाद फिर वो खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं, पटाखे वगैरह छुटाते हैं और जो जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक और टॉपिक है कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। प्रश्न तो उठता है ना कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है। समझिएगा इस चीज को। ठीक है, थोड़ा पुराना डेटा दिया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है, ये लोग बहुत से लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर सरकार ने करीब
3,500 करोड़ खर्च किया था। कितना? 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कब? 2014 में। ठीक है। अब कहा जा रहा है हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए करीब खर्च हुआ। ठीक है। यानी मतदाता सूची में जितने लोग उस समय थे, ठीक है, अगर 3,500 करोड़ से उसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो 40 रुपए पर व्यक्ति सरकार को खर्च करना पड़ रहा था 2014 में। कब? 2014 की बात है ये। ठीक है। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा पैसा खर्च किया। ऐसा नहीं कि भाई जो पार्टियां और उम्मीदवार थे उन्होंने सरकार से कम पैसा खर्च किया होगा। ये केवल सरकार के द्वारा खर्च किया गया पैसा है जो कि 2014 में लोकसभा के चुनाव के लिए खर्च किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम पार्टी और उम्मीदवारों की बात करें तो इन्होंने सरकार से भी ज्यादा खर्चा किया। कैसे? मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्चा करीब 30,000 करोड़ हुआ था। ठीक है, हुआ होगा। अब 3,500 करोड़ तो इनका हो गया, बाकी 30,000 करोड़ में अगर आप इसको माइनस करोगे तो भैया बहुत निकलता है, थोड़ा बहुत नहीं निकलेगा। ठीक है। लगभग 27,500 करोड़ रुपया पार्टी और उम्मीदवारों के द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में खर्च किया गया था। अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपया खर्च किया गया था। कब? 2014 के बारे में बताया। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है, क्योंकि भैया हर व्यक्ति पर 500 रुपए खर्च किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा। ठीक है। तो भैया ये तो बहुत महंगा है। अब मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि भैया जो चुनाव हैं ये हमारे देश की जनता पर एक बोझ है, क्योंकि भैया बहुत पैसा इसमें खर्च होता है और हमारा देश जो है ये हर 5 साल में चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि भैया क्या सच में जो चुनाव में जो पैसा खर्च होता है ये बहुत ज्यादा है या नहीं है। ठीक है। तो पहला यहां पर एक खर्चा दिया जा रहा है कि सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदी थी। ठीक है। खरीदने का फैसला किया था। प्रत्येक पनडुब्बी की जो कीमत है वो 3,000 करोड़ रुपए थी। ठीक है। अब सरकार के द्वारा यहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? 3,500 करोड़ रुपया। अर्थात एक चुनाव में जितना पैसा खर्च हो रहा है लगभग उतने पैसे की एक परमाणु पनडुब्बी सरकार ने खरीदी थी। ठीक है। क्योंकि यहां पर 6 पनडुब्बियां खरीदी गई हैं और प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत कितनी है? 3,000 करोड़ रुपया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया रहा है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था। ठीक है। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि भैया केवल दिल्ली में राष्ट्रमंडलों पर आप 20,000 करोड़ खर्चा कर रहे हो। ठीक है। आप परमाणु पनडुब्बी लाने के लिए 3,000 रुपए खर्चा कर रहे हो एक एक पनडुब्बी पर। ठीक है। और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत खर्चा होता है। तो भैया चुनाव पर तो ये 3,500 करोड़ रुपया को बहुत ज्यादा नहीं है, ये खर्चा किया जा सकता है। इसे हम देश पर बोझ नहीं मानेंगे। अब आपका इस पर क्या मानना है आप भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां तक हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ठीक है। तो पार्ट 2 यहां तक कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 में हम भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं इस चीज को समझेंगे। एंड ये हमारे आज के इस चैप्टर का पार्ट 3 जो रहेगा लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या समझना है देख लो। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। ठीक है। इसमें स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। चुनाव में लोगों की भागीदारी किस तरह की है इसके बारे में आपको पढ़ना है। चुनावी नतीजों को स्वीकार किस तरह से जनता करती है, नहीं करती, क्या क्या रहता है, इसको आपको पढ़ना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां क्या क्या रहती हैं हमारी सरकार के सामने, इसके अलावा चुनाव आयोग के सामने, इसे आपको समझना है। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 बहुत बड़ा नहीं रहेगा बट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके यहां पर देखिए हर चीज को आपको समझना है। तो अगर आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताई गई एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आई, हर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया, तो हमारे आज के इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ अगर आपके कोई यार दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एनसीईआरटी पढ़नी है और वो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हमारे वीडियो सेंड कीजिएगा और उनका भी भला कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब आप लोगों की मदद करोगे तभी आप भी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। बाकी अगर आपको हमारे एनसीईआरटी नोट्स या एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी कभी दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने अभी तक की आई हुई क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट भी पिन कर दी है, जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।